जो किसान भाई लोग भिंडी की खेती करते हैं तो इसमें सही तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन ना होने की वजह से और लगने वाले कीड़ों और रोगों को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से फसल लंबी अवधि तक नहीं चल पाती है और इसे यहाँ से हमें उत्पादन भी कम मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, वीडियो के पहले पार्ट में हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि इसमें किस तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, इसकी सिंचाई किस तरीके से करनी है। तो इन सब की जानकारी आप वीडियो के पहले पार्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि भिंडी की फसल में लगने वाले कीड़ों और रोगों से कैसे बचाव कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी फसल को लंबी अवधि तक चला सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अब बात करते हैं कि भिंडी की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इससे बचाव कैसे हो सकता है। किसान भाइयों, भिंडी में कई तरीके के रोग लगते हैं। कुछ रोग तो कीड़ों की वजह से आते हैं और कीड़े खुद इसमें नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ रोग इसमें फंगस जनित होते हैं, जो फफूंदी होती है इसकी वजह से रोग फैलते हैं। और कुछ रोग इसमें मृदा जनित होते हैं, मतलब मिट्टी में जो कीड़े होते हैं और फफूंद होते हैं इसकी वजह से जो रोग लगते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लगने वाले फफूंदजनक रोगों की। भिंडी की फसल में जो फंगस की वजह से या फफूंदी की वजह से जो रोग लगते हैं, इसमें जो मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, पत्तियों के निचली सतह पर और यहाँ पर पाउडर के तरीके से फफूंदी का विकास होता है और ये फफूंदी का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है और पत्तियों के निचले हिस्से पर और ऊपरी हिस्से पर पूरा पाउडर जैसा सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर धब्बे बन जाते हैं और पत्ती आगे चलकर सूख जाती है और इस तरीके से पौधे का विकास रुक जाता है और आगे उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। अब दूसरी बात आती है इसमें डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में जो होता है, इसमें पत्तियों पर, जैसा कि जो भिंडी की पत्तियां होती हैं एकदम चिकनी प्लेन नहीं होती हैं, तो हल्का हल्का उभार इसमें लिए हुए रहती हैं। तो आप इसमें देखेंगे जो इसका ऊपरी सतह होता है, इसमें पत्तियों के चारों किनारों की तरफ से इसमें हल्का पीलापन आएगा और जो पत्तियों पर हल्का हल्का उभार होता है यहाँ पर पीलापन आता रहेगा और ये जो पीलापन है फिर धीरे धीरे भूरे कलर में बदल जाएगा और पत्तियाँ इसकी भूरी होकर आगे सूख जाती हैं। तो ये जो दोनों रोग होते हैं, इसका रोग आपके खेत में आए ना, लक्षण ना दिखे, उससे पहले आपको इसमें प्रिवेंटिव दवाओं का स्प्रे करना है। किसान भाइयों, प्रिवेंटिव दवाओं में आपको जो बेसिक फंगिसाइड्स हैं, बेसिक फंगिसाइड्स का मतलब ऐसे फंगिसाइड्स जो आपका जो है उसके स्प्रे से आपको मैक्सिमम जो रोग होते हैं उनका कंट्रोल होता है। तो जैसे आप मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, बावेस्टिन का प्रयोग आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं और साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन तीनों का अलग अलग से आप यहाँ पर यदि पहले से स्प्रे करते रहते हैं तो ये सब जो फफूंदजनक रोग हैं ये नहीं आएंगे। लेकिन यदि आपके प्लॉट में इस तरीके से लक्षण दिखने लगे हैं, पाउडरी मिल्ड्यू का लक्षण दिखने लगा है या फिर आगे आपका यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण दिखने लगे, तो आपको यहाँ पर कुछ अच्छी दवाओं का स्प्रे करना होगा। अच्छी दवाओं में आप इसमें बायर कंपनी का नेटिवो का स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी का एक रेडोमिल गोल्ड आता है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। सीजेंटा का एमिस्टार टॉप का प्रयोग कर सकते हैं और अदामा का कस्टोडिया का स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सी दवाएं आते हैं। क्रिस्टल का टिल्ट आता है जो कि सिस्टेमिक फंगिसाइड्स हैं और थोड़ा इसमें जो है कॉन्टेक्ट बेसिस के भी कुछ फंगिसाइड मिले रहते हैं। 2-3 इसमें दो इसमें फंगिसाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है। आप उनका स्प्रे करते हैं तो यहाँ पर आपका अच्छे से कंट्रोल होगा, क्योंकि रोग आ जाने के बाद इसमें जो कंट्रोल थोड़ा महंगा भी हो जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है आप पहले से इसका आप प्रयोग करते रहें। किसान भाइयों, फफूंदीजनक और भी यहाँ पर कुछ रोग आते हैं और साथ ही यहाँ पर बैक्टीरिया का भी प्रभाव होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से इसमें बैक्टीरियल स्पॉट और जो है कुछ फफूंद की वजह से भी भूरे धब्बे वाले रोग आते हैं। तो उसके लिए भी आप यदि इन्हीं फंगिसाइड्स का शुरुआत से प्रयोग करते हैं तो आपके जो भिंडी के पौधे हैं इनकी पत्तियां शुरू से ही स्वस्थ रहेंगी, इनमें दाग धब्बे नहीं आएंगे। और यदि पत्तियां स्वस्थ हैं, आपका इसमें अच्छे तरीके से क्लोरोफिल बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो रहा है, पौधे मजबूत चल रहे हैं, तो आपका इसमें फल फूल की संख्या भी अधिक आएगी। किसान भाइयों, इसी के साथ जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी वजह से भी कुछ रोग आते हैं, उनके भी लक्षण फफूंदीजनक रोगों के ही जैसे होते हैं। तो शुरुआत में आप यदि कॉपर के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या आप फिर साफ या बावेस्टिन के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का आपका जो डोज है 3 ग्राम प्रति 15 लीटर का जो पंप है उसमें आप इसका प्रयोग करते हैं, तो आप बैक्टीरिया जनित रोग और फफूंदजनक जो रोग होते हैं इनसे आप बचाव कर सकते हैं। अब अगली बात आती है इसमें जो कीड़े होते हैं ये इसमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं।
किसान भाइयों, भिंडी की फसल में जो है मुख्य रूप से या और कोई भी फसल, इसमें दो प्रकार के कीड़े होते हैं। एक कीड़े ऐसे होते हैं जो पत्तियों को चबा कर खाते हैं और एक कीड़े ऐसे होते हैं जो इसमें से रस चूसते हैं। जो कीड़े पत्तियों को चबा कर खाते हैं उनका नुकसान बस इतना होता है कि वो पत्तियों को नुकसान पहुंचाते, खा जाते हैं और आपकी भिंडी की जो फसल है फूलों को खा जाते हैं, इसमें लगने वाले फलों को इसमें खा जाते हैं या उसमें डंक मार देते हैं। इनका जो नुकसान होता है बस इतना ही होता है। तो इसके लिए हम बात करें तो इसमें इल्लियाँ होती हैं जो पत्तियों के ऊपर रहती हैं, पत्तियों को खाती हैं। साथ ही जो भिंडी के फल होते हैं इनमें भी डंक मार देती हैं, तो इनकी फलों को इसमें सुराख कर देती हैं, तो इसमें फल छेदक कीड़े होते हैं। और दूसरा इसमें होता है कि जो इसमें फलों में डंक मार देने की वजह से इसकी भिंडियाँ टेढ़ी मेढ़ी निकलने लगती हैं। तो इससे बचाव के लिए आप शुरुआत में यदि प्रोफेक्ट सुपर से इसका स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप प्रोफेनोफास का स्प्रे कर सकते हैं जो कि सिजेंटा का क्लोराक्रान नाम से आता है, या फिर आप यहाँ पर डाइक्लोरोवास जो कि नुआन नाम से दवा आती है इसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। आगे आप यहाँ पर हमला 550 नाम से दवाइयाँ आती हैं या हमला 505 करके दवाई आती है, जिसमें यहाँ पर आपका क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन होता है, ये टेक्निकल होता है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब थोड़ी सस्ती दवाइयाँ हैं, कॉन्टैक्ट बेसिस की दवाइयाँ हैं। जब कम इल्लियाँ हैं तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपका इसमें प्रभाव ज़्यादा बढ़ जा रहा है, भिंडी के फल ज़्यादा टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, ज़्यादातर पत्तियों पर कीड़े लग रहे हैं, जैसा कि मुख्य रूप से गर्मियों के समय में होता है, अप्रैल मई महीने में होता है या बरसात के शुरुआत में होता है, तो आप वहाँ पर अच्छी दवाओं में आप इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं। 15 लीटर के पंप में 8 से 10 ग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर और जैसा कि एम्प्लीगो नाम से दवा आती है, और जो बैगन में फल छेदक कीड़ों की दवाइयाँ होती हैं, जो तगड़ी दवाइयाँ होती हैं, कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं, मार्शल का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब का प्रयोग करके आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ तो बात हुई चबा कर खाने वाले कीड़ों की। अब आगे बात करते हैं पत्तियों के रस चूसने वाले कीड़ों की। किसान भाइयों, जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, पत्तियाँ जो भी भोजन बनाती हैं वो इसकी नसों में रस के माध्यम से यहाँ पर पड़े होते हैं और इन्हीं के माध्यम से पौधों का विकास होता है। यदि यहाँ पर ऐसे कीड़े लगे हैं जो पत्तियों के रस को चूस ले रहे हैं, तो आगे चलकर पत्तियाँ इसमें रोगग्रसित हो जाएंगी और फिर इनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसमें जो मुख्य रूप से रस चूसक कीड़े होते हैं, इसमें सफ़ेद मक्खी है। सफ़ेद मक्खी की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भिंडी की फसल में आती हैं। भिंडी की फसल में येलो मोज़ेक वायरस होता है, जिसका जो वाहक होता है वो सफ़ेद मक्खी के निम्फ होते हैं। सफ़ेद मक्खी के निम्फ यदि किसी वायरस ग्रसित पौधों से एक बार रस चूस लेते हैं तो उन सफ़ेद मक्खी के अंदर जो मोज़ेक वायरस के विषाणु होते हैं वो इसके अंदर फैल जाते हैं, और जैसे ये किसी दूसरे पौधों में इसमें रस चूसेंगे तो वायरस उस पौधे में चले जाएंगे। तो बहुत तेज़ी से इस तरीके से वायरस फैलते हैं, और पौधों में एक बार यदि वायरस आ गया तो आगे चलकर पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा। उसमें जो भिंडी के फल आ रहे हैं वो भी वायरस से ग्रसित होंगे और उनका मार्केट वैल्यू घट जाएगी या मार्केट में उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो पौधे इस तरीके से यदि आपके खेत के पौधों में ज़्यादा इस तरीके से प्रभाव आ जाता है तो आपको आगे चलकर आपकी फसल को ख़त्म करना पड़ेगा। किसान भाइयों, इसमें जो सफ़ेद मक्खी आती है, इसका जो निम्फ वाली अवस्था होती है, मतलब जो एडल्ट सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं ये अंडे देती हैं। अंडे देने की इनकी जो प्रक्रिया होती है काफ़ी तेज़ होती है, जल्दी जल्दी अंडे देती है और बहुत अधिक संख्या में अंडे देती हैं, और एक सफ़ेद मक्खी लाखों सफ़ेद मक्खी को बढ़ाती है। तो इस तरीके से यदि सफ़ेद मक्खी का हमें कंट्रोल करना है तो उसकी लाइफ साइकिल को ब्रेक करना है, और इसके लिए हमें जो रस चूसक कीड़ों के लिए अच्छी दवाइयाँ आती हैं इसका प्रयोग करना है। खेत में सफ़ेद मक्खी ना दिख रही हो उस समय से ही हमें इसमें हल्की दवाओं जैसा कि इमिडाक्लोरोपिड 17.5% SL वाला होता है, इसका हमें स्प्रे करना है। थाइमेथाक्सजाम जो कि एक्तारा नाम से आता है, इसका हमें स्प्रे करते रहना है। और आगे चलकर एडमायर आता है, जो हल्का इसमें जो पौधों का अवस्था बड़ी हो जाती है, 40 से 50 दिन के पौधे हो जाते हैं, आप वहाँ पर एडमायर का भी स्प्रे कर सकते हैं। फिर यदि आपको लगता है पौधों में सफ़ेद मक्खी का अटैक बढ़ने लगा है, अच्छी दवाओं की यहाँ पर बात करें, ये भी अच्छी दवाइयाँ थी लेकिन सस्ती दवाइयाँ हैं और हल्की दवाइयाँ हैं। और अच्छी दवाओं की बात करें तो आप यहाँ पर पेगासस का प्रयोग कर सकते हैं, पोलो नाम से दवा आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं, एसिटामेप्रेड का प्रयोग कर सकते हैं मेन रूप से जो सफ़ेद मक्खी होती है इसके लिए। और भी इसी तरीके से बहुत सी ऐसी कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो आपको सफ़ेद मक्खी से बचाव करेंगी। तो यदि आप अपने प्लॉट में सफ़ेद मक्खी से कंट्रोल करते हैं और मोज़ेक वायरस आपके प्लॉट में नहीं आता है तो आपकी फसल निश्चित रूप से लंबी अवधि तक चलेगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी खेत में ना आए इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप खरपतवार का अच्छा नियंत्रण करें। यदि आपके खेत में खरपतवार अधिक हैं तो आप इन दवाओं के स्प्रे के बाद भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी के बाद इसमें कुछ और रस चूसक कीड़े होते हैं जो काफ़ी अधिक इसको प्रभावित करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एफिड है, जेसिड्स है और थ्रिप्स है और साथ ही यहाँ पर लीफ हॉपर भी हैं। तो ये जो होते हैं ये पत्तियों के पिछले हिस्सों में बैठे रहते हैं, यहाँ से रस चूसते हैं। तो जब आप सफ़ेद मक्खियों के लिए दवा का स्प्रे करते रहेंगे तो उन्हीं के साथ इन कीड़ों का भी आपके खेत से बचाव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनसे बचाव कर सकते हैं। यहाँ पर पत्ती काटने वाले कीड़े हो गए, रस चूसक कीड़े हो गए। अगली यहाँ पर जो बात आती है माइट्स की, माइट का जो है ये और अन्य कीड़ों से थोड़ा कैटेगरी बदल जाती है। इनके लिए हमें मकड़ी नाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है और अन्य जो कीड़े थे इनके लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। माइट में जो है एक रेड स्पाइडर माइट है जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। पत्तियों के पिछले हिस्से में आप देखेंगे तो इसमें रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट आपको देखेंगे और आप यदि मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सीधा जो आपकी लाल मकड़ी आपके खेत में आ गई है। दूसरी आपकी इसमें और बात करें तो आपका जब पत्तियों का कलर हल्का भूरा होने लगेगा, कहीं कहीं पर आपको जाले भी दिखने लगेंगे, पत्तियों की सतह हल्की जो है चिकनाहट लिए हुई रहेगी, तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में मकड़ी का अटैक है। मकड़ी के लिए आप ओमाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ओमाइट के अलावा आप यहाँ पर लेजर नाम की एक दवा आती है जो कि शायद हर क्षेत्र में ना मिलती हो या अलग अलग मिलती हो अलग अलग नामों से। तो लेजर नाम की जो दवा है ये एक बायो टाइप में है जो कि मकड़ी के साथ साथ इसमें सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और एफिड जेसिड इन सब का भी कंट्रोल करती है। इसी तरीके से और भी ऐसी कई दवाइयाँ आती हैं तो जो कि बायर की भी कई ऐसी दवाइयाँ आती जो इस सफ़ेद मक्खी को, थ्रिप्स को तो कंट्रोल करती हैं, साथ में मकड़ी को भी कंट्रोल करती हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। पेगासस नाम की दवा है सफ़ेद मक्खी के साथ, ये भी मकड़ी को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा आपका जो है एबैक्सिन एक क्रिस्टल कंपनी का दवा आती है, ये भी सफ़ेद मक्खी के साथ साथ मकड़ी को कंट्रोल करती है, तो आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। यदि इन सब से कंट्रोल नहीं होता तो और अच्छी दवाओं की बात करें तो आप यहाँ पर बायर कंपनी का ओवेरान का प्रयोग कर सकते हैं। ओवेरान काफ़ी एक महंगी दवा है लेकिन यहाँ पर मकड़ी से काफ़ी अच्छा इससे कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर मकड़ी से इस तरीके से आपने कंट्रोल कर लिया। अब अगली बात आती है इसमें जड़ जनित रोगों की। यहाँ पर जो जड़ जनित रोग होते हैं इसमें दो मुख्य रूप से जो रोग आते हैं, एक तो फ्यूजेरियम विल्ट है और दूसरा बैक्टीरियल विल्ट। ये इस तरीके के रोग होते हैं जैसा कि कहा जाता है कि किसी ने ध्यान से आपके पौधों को देख लिया तो उसमें नज़र लग गई। जो नज़र लगने वाली समस्या होती है वो फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट की होती है। पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे और अचानक से पौधे मुरझाएंगे, 2 ही दिन में पौधे पूरी सूख जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो पौधों का जड़ क्षेत्र होता है, जब आप यहाँ पर बेड बनाकर सिंचाई नहीं कर रहे हैं, फ्लड से सीधी सिंचाई कर रहे हैं या फिर बेड बना भी हुआ है और आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, जड़ों के पास में फंगस काफ़ी अच्छे से यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जड़ों के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इसमें सड़न पैदा हो जाता है। हल्का इसमें पीले कलर का द्रव निकलता है, वहाँ पर चारों तरफ से जो इसके जाइलम फ्लोएम होते हैं ये सड़ जाते हैं। तो इसमें जो है खाद्य पदार्थों का जो संचरण ऊपर से नीचे की साइड में और नीचे से ऊपर की साइड में होता है ये रुक जाता है। तो आपके पौधों का विकास अचानक से रुक जाएगा। पौधों के ऊपरी हिस्से तक जो है यहाँ से पोषक तत्व जड़ों से नहीं ले पाएगा तो आपके पौधे सूखने लगेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कि यहाँ पर बाबास्टीन नाम की फंगीसाइड्स आती हैं या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की फंगीसाइड आती हैं, इसके साथ आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 3 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से लेना है और 100 ml की दवा का ड्रेंचिंग आपको पौधों की जड़ों में करना है। ये तो बात हुई ड्रेंचिंग की। जब आपके पौधों में इस तरीके से लक्षण दिखना शुरू हो गए, इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, जब आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं उस समय आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर एक तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्व है, साथ ही आपका ये फंगिसाइड्स का भी काम करता है, तो ये आपके जड़ों के पास के जो फंगस हैं इनको रोकेगा। दूसरा, आप इसमें जो जैविक फंगिसाइड ट्राइकोडर्मा है इसका शुरुआत से ही आप प्रयोग कर रहे हैं, मिट्टी में आपने प्रयोग किया हुआ, तो मिट्टी में जो फंगस इसमें उत्पन्न होते हैं इनको ये कंट्रोल में रखेगा। और यदि आप समय समय पर यहाँ पर सिस्टेमिक फंगिसाइड्स का स्प्रे करते हैं तो उनका भी प्रभाव पौधे के पूरे सिस्टम में जाएगा, जड़ों तक भी उसका प्रभाव जाएगा और जो कुछ फंगस यहाँ पर क्रियाशील हैं वो वहाँ से कंट्रोल होंगे। ज़्यादा मात्रा में यदि आपका प्रभाव इस तरीके से आ रहा है तो आपको ड्रेंचिंग ही लास्ट विकल्प होगा, आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा मेहनत का काम होगा क्योंकि भिंडी के पौधे पास पास में लगे होते हैं, या फिर आप यदि ड्रिप का प्रयोग कर सकते हैं तो ड्रिप से आप इन सब दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से इन दवाओं को आप चलाएँगे तो जड़ क्षेत्र में ये दवाएँ पहुँच जाएंगी। अब बात आती है एक जड़ जनित जो समस्याएं होती हैं निमेटोड की। किसान भाइयों, अक्सर बहुत से किसान भाइयों के खेत में निमेटोड होते हैं
और निमेटोड ऐसे होते हैं कि हर एक फसल के लिए कुछ अलग टाइप के निमेटोड होते हैं। जैसे कुछ निमेटोड आपके एक पौधे में काम कर रहे हैं, मतलब एक पौधे को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पौधे में उसका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके खेत में निमेटोड हैं, तो आप खेत की तैयारी के समय 7 से 8 kg फ्यूराडान, जो कि कार्बोफ्यूरान इसका टेक्निकल होता है, इसको आप खेत की तैयारी के समय आप खेत में प्रयोग कर सकते हैं। नीम खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अच्छी दवाओं में आप बात करें तो यूपीएल का एक किक्सोना नाम की दवा आती है, उसको भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो पहले से ही निमेटोड ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी यदि आपके खेत में निमेटोड का प्रभाव आता है और पौधे में ज़्यादातर पौधों में इस तरीके से दिक्कत आती है, निमेटोड की वजह से जो प्रभाव आता है उसके जो लक्षण होते हैं वो उसमें क्या होता है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। आप यहां पर पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पौधों का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ग्रोथ रुका रह जाता है, पीलापन रहता है और धीरे धीरे इसमें जो है पत्तियां सूखने लगती हैं, पौधा सूखने लगता है। तो आप 1-2 पौधों की जड़ों को खोद कर देखेंगे तो इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जड़ों में गांठें बनी रहती हैं। जब जड़ों में गांठें बन जाती हैं, वहाँ पर निमेटोड होते हैं, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं इनको खाते रहते हैं। तो जो भी आप पोषक तत्व का प्रयोग करेंगे या खेत में जो भी पहले से उपलब्ध पोषक तत्व है, इसका जो है पौधों द्वारा अवशोषण नहीं हो पाएगा, पौधों का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसके लिए आप जो है बेलम प्राइम, जो बायर की दवा है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ी महंगी दवा पड़ती है, तो शुरुआत में आपने दवाओं का प्रयोग किया है और उसके बाद भी यदि इस तरीके से रोग आ जा रहा है, तो शुरुआती अवस्था में यदि आप बेलम प्राइम का प्रयोग कर देते हैं, उसकी ड्रेंचिंग करते हैं या ड्रिप के माध्यम से चलाते हैं, तो आपके खेत में निमेटोड नहीं आएगा। लेकिन एक बार यदि निमेटोड प्रभावी हो गया है तो फिर बेलम प्राइम का भी डोज आपको काफ़ी देना पड़ेगा, जो कि एक काफ़ी महंगी जो दवा साबित हो जाएगी और आपका जो है बजट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से जो जड़ जनित रोग हैं खेत में आपके पहले से ही ना आए, तो इसके लिए आप पहले से ही बचाव करके रखें। पहले से ही आप यहाँ पर फ्यूराडान, किक्सोना इन सब का प्रयोग करें। जड़ जनित बीमारियों की समस्या ना आए, इसके लिए आप पहले से ही ट्राइकोडर्मा का खेत में प्रयोग करें। आगे कोई कीड़ों का अटैक ना हो, पहले से ही आप इसमें हल्की दवाओं का स्प्रे करते रहें। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को आगे चलकर 5-6 महीने तक अच्छी हार्वेस्टिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। टोटल आपके 8-9 महीने तक पौधे चलते हैं। तो आपका जो रेट है, शुरुआत में कभी अच्छा मिला, बीच में कम हुआ, फिर अच्छे रेट हुए, औसत रेट आपका बढ़ेगा। उत्पादन आप प्रति एकड़ अच्छा उत्पादन लेकर आएंगे तो आपका यहाँ से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, रेट का जो होता है ये मंडी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उत्पादन हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है। काफ़ी कुछ पर्यावरण की जो आपदाएं होती हैं ये भी प्रभावित करते हैं, लेकिन यदि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा उत्पादन लाते हैं, तो फिर हम किसी भी फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।